हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं श्रेया राज और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वायुमंडल और उसकी परतें। तो पहले शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये टॉपिक वाइज क्यों ज़रूरी है। मैं चाहती तो वन लाइनर भी लेके आती, लेकिन ये टॉपिक वाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, पहले भी बहुत अधिक पूछे गए हैं। चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर बिहार दरोगा या अदर स्टेट का दरोगा, या फिर स्टेट पीसीएस, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो 100% आते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन का विषय बना हुआ रहता है, क्योंकि इसके वन लाइनर क्वेश्चन याद करने के बाद बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा। इसीलिए मैं ये टॉपिक आपको टॉपिक वाइज लाई हूँ ताकि आपको इससे बहुत प्रॉफिट मिले। आप इसके नोट्स बना लेंगे, उसका 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी और बुक से या फिर किसी अदर टॉपिक से आप इसे पढ़ें। ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसे आज स्टार्ट करूँगी, आपको एकदम क्लियर तरीके से बताऊँगी। तो आप क्या कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कर दीजिए। पहले तो वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, समझिए, कॉपी पेन ले लीजिए, उसे नोट करते जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की आगे भी आपको वीडियो मिलती जाए। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आज निपटारा ही कर देते हैं, आज एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं ताकि आगे कभी भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन इसमें ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये वायुमंडल आखिर क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी पर 3 प्रकार के मंडल हैं, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। और जहाँ पर ये तीनों मंडल मिलते हैं, ये जो एरिया है इसे कहते हैं जैव मंडल। और जीवन यहीं पे स्थित होता है क्योंकि इस जैव मंडल पे वो सभी संसाधन मौजूद होते हैं जो कि जीव जंतु के लिए ज़रूरी है। हर एक चीज़ मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पे जीवन होता है। तो ये जो तीनों मंडल है इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। तो आज इस तीनों मंडल में से हम एक मंडल वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। ये वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी हमारी है उसके चारों ओर गैसीय आवरण होता है, यानी कि वायु का एक आवरण होता है जिसे कि वायुमंडल कहते हैं। ये वायु का आवरण, वायु जिसे कहते हैं, वायु होता है गैसों का मिश्रण। वायु में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है और इसी वायु का जो आवरण है पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए होती है, जिसे कि वायुमंडल कहते हैं। तो अब वायुमंडल है तो इस वायुमंडल को विभिन्न परतों में क्यों बांटा गया है, ये भी एक रीज़न है। आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि वायुमंडल को विभिन्न परतों में क्यों बांटा गया। तो एक तो होता है कि तापन दाब के कारण इसको बांटा जाता है, तापन दाब के कारण। और दूसरा रीज़न है कि ये गैसों के गुण धर्म के कारण बांटा जाता है। आप देखते होंगे कि हर वस्तु का अपना अपना गुण होता है, हर इंसान का अपना अपना गुण होता है। उसी तरह से वायुमंडल में जितने भी गैसें पाई जाती है उसका एक गुण होता है। तो इसी गुण धर्म के आधार पर इस वायुमंडल को 5 परतों में विभक्त किया गया है। तो परतों को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं और वो कितनी मात्रा में मौजूद है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना दी हूँ। इस चार्ट को इसलिए बनाई हूँ ताकि आपको ये चीज़ें एकदम ध्यान रखना है कि मैं याद ही कर जाना है, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इसमें देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस मौजूद है। कितना है? एक्यूरेट 78.08% है, लेकिन एग्ज़ाम में 78% ही दिया हुआ रहता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मात्रा में और बहुत ही बहुमूल्य गैस है वो ऑक्सीजन गैस है, जो कि 20.93% है और ज़्यादातर 21% दिया हुआ होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा हो गई। और तीसरे जो गैस है आर्गन, अक्रिय गैस है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि इनमें से कौन सा गैस अक्रिय गैस है। तो आर्गन है अक्रिय गैस, ये 0.93%। आप देखिए इसको ध्यान में कैसे रखेंगे। यहाँ 20.93% है, यहाँ से 2 को हम ढक लेंगे अगर, तो यहाँ 0.93% यानी कि वो यहाँ है।
और ये नीचे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो बहुत कम मात्रा में है पर बहुत ही उपयोगी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है 0.03%। अब देखिए इसको कैसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ से हमने 0 को हटाया तो 0.93% आ गया ये आर्गन गैस। यहाँ से हम 9 को ढक लेंगे तो इस 9 को 0 कर देंगे, 0.3% हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारे वायुमंडल में ये सारी गैसें मौजूद हैं। तो चलिए पहले इस गैसों के बारे में जानते हैं, इसके गुण के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। ये एक भारी गैस है। भारी गैस होने के कारण ही ये हमारे वायुमंडल के सबसे निचले परत में मौजूद है और इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी कारक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पर इसका एक बहुत ही अधिक महत्व भी है कि इसी के द्वारा हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसी से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो ये एक बहुत मूल्य भी है गैस। और उसके बाद फिर आग को बुझाने में इसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन भी रहे कि आग को बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। और आग जलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा होता है, कौन सा गैस होता है, तो ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तो आग जलेगा, ऑक्सीजन खत्म तो आग जलना खत्म। इसके लिए आपने कभी पढ़ा भी होगा, एक प्रयोगशाला होता था ये 5 या 6 क्लास में, कि एक आग दिया को जला दें, उसको किसी कांच के पूरी तरह से गोलाकार बर्तन से ढक दें तो आग कितनी देर तक जलता है, उसके बाद बुझ जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही जलता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण आग जलता है। अब देखिए आर्गन तो एक अक्रिय गैस है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका उपयोग ट्यूबलाइट में किया जाता है। आर्गन का उपयोग ट्यूबलाइट में किया जाता है। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं बहुत ही बहुमूल्य गैस है, श्वसन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मानव जीव जंतुओं के लिए। और ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन का उपयोग ये बहुत ज़्यादा ही मात्रा में वायुमंडल में है। और एक क्वेश्चन आता है कि यदि वायु दबाव डाले तो उसमें से किस गैस का दबाव सबसे अधिक होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन गैस ही ऐसा गैस है जिसका दबाव की सबसे अधिक होता है। और नाइट्रोजन गैस का दबाव अधिक होने के कारण क्या होता है कि इसका उपयोग पौधे भी करते हैं। ये नाइट्रोजन जो गैस है इसका उपयोग पौधे भी करते हैं, लेकिन वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2 धान्य फसलों के बीच, यानी कि 2 जो अनाज पौधे होते हैं उसके बीच दलहनी पौधा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि दलहनी पौधे की जो जड़ें होती है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसका स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदल देती है। और इसी नाइट्रेट का उपयोग मिट्टी जो होता है वो उर्वरक के रूप में करता है। इसीलिए अगर आपके भी घर में कोई किसान है या आप भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो ये बात ज़रूर बताएं कि 2 धान्य फसलों के बीच एक दलहनी पौधा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी उपज बहुत बढ़ेगी। तो ये हो गया गैसों का उपयोग, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। चलिए अब हम जानते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। तो सबसे पहले तो वायुमंडल की परतों का आपको क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायुमंडल की परतों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो इन परतों का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। इसका इंग्लिश मैंने इसलिए लिख दिया है कि आजकल एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट अनुवाद नहीं देता, डायरेक्ट इंग्लिश से दे देगा। तो अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो जानते हो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए अनुवाद इसका ये इंग्लिश से आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इधर आ जाती हूँ। तो क्षोभ मंडल हो गया, ट्रोपोस्फेयर। इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर के बीच होती है, यानी कि ये असमान क्षेत्र में फैला होता है, ये पूरा समान नहीं होता। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 12 से 16 किलोमीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई मानी गई है। और एनसीईआरटी के बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ 13 किलोमीटर दिया हुआ है, 13 किलोमीटर। तो अगर ऑप्शन में कभी भी आपके एग्जाम में 13 किलोमीटर रहे तो 13 टिक कीजिएगा, और अगर 12 से 16 किलोमीटर रहे तो 12 से 16 टिक कीजिएगा। उसके बाद इसके गुण के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे वो बादल का गरजना हो, बादल का बनना हो, धूलकण हो, बरसात हो, बिजली का कड़कना, कुछ भी मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं।
ये इसका एक गुण भी है। और इसकी ऊंचाई ध्रुव पे कम होती है, ध्रुव पे इसकी ऊंचाई कम होती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है। और इसका एक गुणधर्म ये भी है कि ये गर्मियों के दिनों में ना ये परत ऊपर की ओर जाता है, मतलब ऊंचाई इसकी बढ़ जाती है और जाड़े के दिनों में ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि वायु गर्म होने पे उसमें प्रसार आता है, यानी कि फैलाव होता है, वो फैलता है। आपने कहीं अगर चूल्हा जलते देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जब उससे जो धुआं निकलता है तो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि वायु में गर्म होने पर उस पर प्रसार होता है, वो ऊपर की ओर उठता है, जिसकी वजह से कि गर्मी में इसकी परत ऊंचाई की ओर चली जाती है और ठंड में नीचे हो जाती है। तो एक तो ये हो गया कि हाँ मौसम संबंधी घटना होती है, दूसरा इसकी ऊंचाई के बारे में हो गई, तीसरा इसे मौसम संबंधी घटना होने के कारण इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। इसका अन्य नाम अधोमंडल भी है, उससे भी जानते हैं, जैव मंडल भी कहते हैं, क्योंकि जीवन भी तो यहीं पे उपस्थित होता है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद है क्या, इसका एक विशेष गुण होता है कि ऊंचाई पे जाने के बाद इसके तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे हम यहाँ ऊंचाई पे जाते हैं इस पे तापमान में कमी होती है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ नीचे परत में भारी गैसें होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण वायुमंडल के सबसे निचले परत में मौजूद होता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि जब वो भारी है तो वो हमेशा नीचे ही रहेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हम घटते जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ वायुमंडल में ऊपर जाने के बाद इस परत में नमी, ये तापमान कम होते जाता है। और आजकल एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है और एनसीईआरटी का भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तापमान में कमी कितनी आती है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है, 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है तापमान। यानी कि जब हम यहाँ से क्षोभमंडल के निचले हिस्से से 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। और अगर इसको पर किलोमीटर के रूप में देखें, यानी कि 1 किलोमीटर जाने पर तापमान में कितना कमी होगा, तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं यहाँ 6.5 भी रहता है, तो अगर ऑप्शन में 6.5 हो तो 6.5 मारिए, अगर ऑप्शन में 6.4 हो तो 6.4 टिक कीजिए। तो ये हो गया। अब है कि इसको याद कैसे रखना है, ये भी एक बड़ी समस्या। तो आप क्या करें कि अपना नोटबुक लें, नोटबुक पे पेज लें, पेज पे यहाँ ब्लैक कलर से या किसी भी पेन से आप यहाँ क्षोभमंडल लिख लें, इसका इंग्लिश में साथ में लिख दें। उसके बाद फिर यहाँ टिक आउट करते जाएं, एरो देते जाएं और इसका प्रत्येक गुण देते जाएं। जैसे कि इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है, इसकी औसत ऊंचाई 12 से 16 किलोमीटर होती है, इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है, इस पे ध्रुव पे कम ऊंचाई होता है और विषुवत रेखा पे अधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, इसमें भारी गैसें जैसे CO2 सब मौजूद होती है। तो इस तरह से जब आप पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो है कि आप इसे ध्यान से समझिए, एक बार इसे ध्यान से समझ लीजिए। आपका मन है स्क्रीनशॉट लेने का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो दूसरी बार वीडियो को चला के इसे नोट कीजिए। ऐसा करने से आपने पहले भी सुना होगा कि चीज़ों को सुनने से वो ज़्यादा याद रहता है। हमें कोई भी चीज़ हमें 1 से 2 बार जब सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसे ध्यान से सुनना है, फिर इसे नोट करना है, उसके बाद इसका रिवीजन करते रहना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो ये तो हो गया पहला मंडल। अब दूसरे मंडल की ओर चले, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तो समताप मंडल की क्या गुण है कि जहाँ से क्षोभमंडल समाप्त होता है, यहाँ से मिटा देती हूँ तो लिखने में आसान होगा। जहाँ से क्षोभमंडल समाप्त होता है वहाँ से समताप मंडल शुरू हो जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्थित है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल का सबसे बड़ा विशेषता यह है कि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। मौसम संबंधी कोई भी घटना जैसे बादल गरजना, बिजली चमकना, ये बारिश होना, कुछ भी नहीं होता इस तरह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श मंडल माना जाता है। इसमें वायुयान उड़ाया जाता है, ये इसका एक विशेष गुण है। और दूसरा गुण ये है कि इसमें ओजोन परत होती है। ओजोन परत जानते ही होंगे आप लोग,
मैं बता भी देती हूँ। ओजोन परत जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसे पृथ्वी पर आने से रोकता है, और पृथ्वी पर जिस तरह से अल्ट्रावायलेट रे के कारण बहुत गंभीर बीमारी, त्वचा रोग, त्वचा कैंसर जैसी समस्या होती है, तो यही ओजोन परत रक्षा करता है अल्ट्रावायलेट रे से। तो इस ओजोन परत को हम रक्षा कवच भी कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। जैसे अमेजोन वन को पृथ्वी का लंग्स कहते हैं ना, फेफड़ा, उसी तरह से ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और ओजोन में मानव के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के आजकल फ्रिज का यूज़ किया जा रहा है, जिससे अमोनिया गैस निकलती है, और भी विभिन्न कारक जिसके वजह से कि CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है धीरे धीरे। इसमें क्या हो रहा है कि छिद्र का आभास हो रहा है। सबसे पहले 1985 में ओजोन में अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र देखा गया था। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र का पता लगा था। तो इन CFC के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिसकी वजह से कि अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक पहुंच रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, बहुत तरह की समस्या हो रही है। इसीलिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें कि ओजोन को लेकर समझौता हुआ, कुछ मॉन्ट्रियल समझौता। तो जिसकी वजह से क्या है कि हर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हर 16 सितंबर को, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आप इसे भी नोट कर ले। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि नागरिकों को जागरूक किया जाता है कि किस तरह से हम ओजोन परत की रक्षा करें, ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मुख्य पॉइंट यही था, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, तो वायुयान के लिए आदर्श है। और ओजोन परत इसी मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल को शांत मंडल भी कहते हैं, इसे ना शांत मंडल कहते हैं। आप ध्यान में रख भी सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसे शांत मंडल कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम तीसरे मंडल की तरफ, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक ये ऊंचा होता है, और ये पृथ्वी का तीसरा परत है। आप क्या करें कि इसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ये बीच का मंडल है, इसके नीचे 2 है सप्ताप मंडल, क्षोभ मंडल, इसके ऊपर 2 है आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो ये मीजोस्फीयर जो है, मध्य मंडल, ये पृथ्वी का तीसरा महत्वपूर्ण परत है वायुमंडल का। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है, और इसकी विशेषता यह होती है कि यहाँ उल्का पिंड जो आते हैं, उल्का पिंड, ये नष्ट हो जाते हैं। आप लोग उल्का पिंड देखे भी होंगे और जानते भी होंगे, जिसे कि टूटता हुआ तारा कहते हैं, पर ये टूटता हुआ तारा नहीं होता है, क्योंकि तारा गैसीय होता है, और गैसीय चीज़ टूटते नहीं है। तो वो तारा तो कभी टूटता नहीं, इससे विष भी मांग लेते हैं लोग, और हम लोग भी बचपन में ऐसा किया करते थे। पर जब जाना कि ये कोई तारा वारा नहीं है, तो ये तो पत्थर का टुकड़ा है, जो कि ऊंचाई से आने के कारण घर्षण की वजह से जल जाता है, और मध्यमंडल में ये समाप्त भी हो जाता है। तो ये उल्का पिंड से रिलेटेड मध्यमंडल है। और दूसरा क्या है इसमें कि इसमें तापमान सबसे कम होता है। पृथ्वी की सब परत में तापमान न्यूनतम होता है, इसमें सबसे कम। और क्या है कि इसका जब ऊपरी सतह होता है, तो इस पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, सबसे कम होता है यहाँ पे तापमान। तो ये हो गया इसकी विशेषता। और जिसकी वजह से एक क्वेश्चन आया था 2020 में CHSL एग्ज़ाम, SSC CHSL जो लेते हैं 2020, उसमें आया था कि इनमें से कौन सा गुण जो है वो मध्यमंडल का गुण नहीं है। तो उसमें ऑप्शन आया था कि ये पृथ्वी वायुमंडल का तीसरा मंडल है, वो तो है ही, इसमें उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं। और था एक क्वेश्चन कि इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर की दूरी तक है। और चौथा ऑप्शन था कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। तो ये चीज़ें तो गलत है, क्योंकि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है इसमें -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हो गया चौथा मंडल, आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। और इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें आयनिक गुण होते हैं। आयन मंडल में आयनिक गुण होते हैं। इसी गुण के कारण जब रेडियो तरंगे पृथ्वी पर से भेजी जाती है, रेडियो तरंगे जो होती हैं वो पृथ्वी पर से जब भेजी जाती है, तो यहाँ पहुँच के
वापस रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी तक आ जाता है। जब पृथ्वी से भेजी जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे आ जाता है पृथ्वी तक। तो इससे क्या होता है कि संचार की जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपका मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, लैपटॉप, जो कुछ भी चलाते हैं हम और भी चल रहा है, तो ये इसी के माध्यम से इसका धरती पर संचालन होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर रेडियो तरंगें वापस यहाँ आ जाती है। तो ये हो गया इसकी विशेषता। और चौथा मंडल हो गया बाह्य मंडल। पांचवा मंडल बाह्य मंडल हो गया एक्सोस्फीयर। तो चौथे मंडल आयन मंडल के बाद पांचवा मंडल है बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। तो ये जो पांचवा मंडल बाह्य मंडल है, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, इसे बरही मंडल भी कहते हैं। ये सबसे पांचवा और आखिरी मंडल है और इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से जितनी भी ऊंचाई तक ये फैला है, अभी तक कहीं कहीं लिखा हुआ होता है कि इसकी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। और एक तरफ जब आप NCERT की बुक पढ़ेंगे तो उसमें 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी सीमा बताई गई है। तो ये 640 से 10,000 किलोमीटर तक भी है और कहीं कहीं पे इस पर बताया गया कि ऊपर तक फैली हुई। तो अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ हो तो आप इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। तो ये हो गया इसकी ऊंचाई। और दूसरा इसमें गुण क्या होता है कि इसमें सबसे हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह की हल्की गैसें पाई जाती है। जैसे पृथ्वी के सबसे निचले परत क्षोभ मंडल में भारी गैसें पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड सब, उसी तरह से सबसे ऊपरी परत में सबसे हल्की गैसें पाई जाती है। और इसका दूसरा गुण यह है कि इसमें उपग्रह, जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं, यह उपग्रह यहीं पे आते हैं। जैसे अभी ले लीजिए PSLV हो गया, GSLV हो गया, अमेजोनिया फर्स्ट हो गया, ये सब जो कुछ भी है ये उपग्रह से संबंधित ये रिलेटेड मंडल है। तो इसमें दो प्रकार की कक्षा होती है उपग्रह के लिए। एक तो ध्रुवीय कक्षा होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ध्रुवीय कक्षा, और दूसरा होता है भूस्थैतिक कक्षा। भूस्थैतिक कक्षा। तो ध्रुवीय कक्षा की जो मोटाई है ये माना गया है 700 से 1100 किलोमीटर के बीच, जबकि भूस्थैतिक कक्षा की मोटाई 36,000 किलोमीटर तक मानी गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखेंगे। जिस तरह से आज का क्वेश्चन लेवल स्मार्ट हो गया है तो आपको भी इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। अब ये नहीं पूछता है कि वायुयान किस मंडल में जाते हैं, किसी किसी एग्जाम में पूछता है कि वायुयान किस मंडल में, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा स्मार्ट हो गया। अब आपसे इन सब टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत खास हो गए हैं, जैसे कि इतनी ऊंचाई जाने के बाद कितना सेंटीग्रेड तापमान, 1 सेंटीग्रेड तापमान कितनी ऊंचाई जाने के बाद कब होता है। तो इस तरह से ये सब जो विशेष विशेष क्वेश्चन है आप सबको ध्यान में रखेंगे, आप नोट कर लेंगे, नोटबुक में अपनी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद इसे नोट कर लेंगे और इसे रिवाइज करते रहेंगे। इस तरह से आपको रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको टॉपिक क्लियर करना है, समझना है, उसे नोट करना है, रिवीजन करना है, बस। और इस तरह के जो भी टॉपिक्स आगे भी मैं लाती रहूँगी और इस तरह से लाऊंगी इस ट्रिक के साथ, इसी तरह से कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि रटा हुआ चीज़ अक्सर इंसान भूल जाता है, जबकि जिसे ध्यान से सुना हो वो याद रखता है। तो ये ज़रूरी है। इसी तरह से मैं और भी टॉपिक सारे क्लियर करती रहूँगी। तो आज का तो ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो गया। अब किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये निश्चित हो गया है। तो आप इसे ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ लें। आगे भी मैं लाऊंगी इस तरह से टॉपिक, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि अटेंडेंस लाइक के द्वारा ही बना है। मेरे क्लास में अटेंडेंस आप जितने लाइक देंगे मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे डिसिप्लिन है, ये लाइक दे रहे हैं यानी अपना अटेंडेंस बना रहे हैं। जैसे बचपन में हम लोग परेशान होते थे ना अटेंडेंस बनाने के लिए, उसी तरह से आपको अटेंडेंस बनाना है। तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहें। और महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं, इन सबका सम्मान करें, क्योंकि ये देश की शान है, देश की जान है। तो चलिए कल फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, इसी तरह की बेस्ट टॉपिक में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद।